आज का मेरा टॉपिक है भारत में नियोजन मतलब प्लानिंग इन इंडिया। आज हम बात करते हैं भारत में नियोजन की। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतु मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु योजना आयोग के साथ साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल हुए थे। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतु भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना आयोग परिषद का गठन किया था। हम बात करते हैं राष्ट्रीय नियोजन की परिभाषा एवं अर्थ की। आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों को प्राप्त हेतु आर्थिक शक्तियों का विवेकपूर्ण नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। इस संबंध में प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा दी है कि उनके अनुसार समस्त आर्थिक जीवन में नियोजन होता है। नियोजन करने का अभिप्राय है कि किसी उद्देश्य से क्रिया करना, विभिन्न लक्ष्यों के बीच चुनाव करना और चुनाव आर्थिक क्रियाओं का मूल है। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्षणों के जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें केंद्रीय नियोजन सत्ता। आर्थिक नियोजन के लिए एक केंद्रीय सत्ता का होना आवश्यक होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ साथ नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित कर सके। नेक्स्ट है निश्चित अवधि। आर्थिक नियोजन प्रायः निश्चित अवधि से संबंधित होते हैं। इस निर्धारित समय अवधि के भीतर ही आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। निश्चित अवधि अगर हम मान लें तो आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के अंदर निर्धारित की जाती हैं। उन्हीं 5 साल के अंतर्गत ही हमें अपनी निश्चित उद्देश्यों और विकास करना होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण नियोजन। नियोजित अर्थव्यवस्था में नियोजन सभी आर्थिक क्रियाओं के साथ के लिए या समस्त अर्थव्यवस्था के लिए होना चाहिए, ना कि किसी विशेष या किसी क्षेत्र के लिए, क्योंकि विकास तो संपूर्ण देश का होना है, तो इसलिए संपूर्ण नियोजन को अपनाया जाता है। नेक्स्ट सामाजिक कल्याण में वृद्धि। नियोजन अर्थव्यवस्था में उत्पादन के नियोजन के साथ साथ वितरण का नियोजन भी आवश्यक होता है। नियोजन के द्वारा वितरण में सुधार करके ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट राज्य द्वारा हस्तक्षेप। नियोजन के लिए राज्य का हस्तक्षेप एवं राज्य की साझेदारी आवश्यक मानी जाती है। बिना राज्य के हस्तक्षेप के नियोजन की सफलता संदिग्ध होती है। राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा लोग को विश्वास होता है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होंगे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। नियोजन के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में संचलनात्मक परिवर्तन किए जाते हैं जिसमें योजना के अनुरूप राष्ट्र का आर्थिक विकास हो सके। ध्यान रहे अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन सुधार की ओर ले जाते हैं तथा व्यापक होते हैं, क्योंकि आर्थिक नियोजन होगा तो देश में विकास होगा, ना कि विकास भी होगा और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक नियोजन के महत्व की, जिसमें है सीमित साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अल्प विकसित राष्ट्रों में साधन सीमित होते हैं तथा उनका भी सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, अतः इन सीमित साधनों के अनुकूल उपयोग के लिए नियोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर बात कर ली जाए भारत में संसाधनों की, तो भारत में पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद है। बस सही तरीके और सही तकनीकी का यूज़ किया जाए तो देश को विकास की ओर ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या। इन देशों में बेरोजगारी व्यापक मात्रा में पाई जाती है जिसको धीमी आर्थिक विकास की स्थिति में समाप्त या कम करना संभव नहीं होता है, अतः आर्थिक विकास की गति को तीव्र करके बेरोजगारी को दूर करने के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास के अभाव में विकास करना संभव नहीं होता है, अतः अल्प विकसित राष्ट्रों में तकनीकी स्तर पर पिछड़ी हुई अवस्था में होती है, अतः योजना के द्वारा इन रास्तों में तकनीकी विकास करके ही आर्थिक विकास लाया जा सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की समस्या। अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या अधिक की स्थिति
बनी हुई होती है, जो कि आर्थिक विकास में एक मुख्य बाधा होती है। अतः राष्ट्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, जो कि नियोजन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। विश्व में संभावित आर्थिक संकट के लिए भी नियोजन आवश्यक समझा जाता है। हिटलर के अनुसार अर्थव्यवस्था तभी स्वतंत्र होनी चाहिए जबकि वह राष्ट्र की समस्याओं का समाधान कर सके। यदि वह इस में असमर्थ है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त कर देनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नियोजन के मुख्य प्रकारों की। आज प्रत्येक राष्ट्र में किसी न किसी रूप में आर्थिक नियोजन पाया जाता है। आर्थिक विकास के लिए नियोजन अनिवार्य होता है। रॉबिन्स के अनुसार आज समस्या यह नहीं है कि नियोजन हो या ना हो, वरन प्रमुख विषय है कि इस प्रकार का नियोजन राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं के परिवेश में सर्वोत्तम होगा या नहीं। इस संदर्भ में आर्थिक नियोजन के प्रकारों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नियोजन को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें मान लेते हैं ए, आर्थिक निर्णयों के आधार पर। आर्थिक निर्णयों के आधार पर नियोजन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट, भौतिक एवं वित्तीय नियोजन। भौतिक नियोजन के अंतर्गत राष्ट्र के भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार भौतिक नियोजन वह प्रयास है जिसमें आवश्यक प्रस्तावित विकास के प्रयत्नों के अंतर्गत साधनों का आवंटन और उत्पादन किस प्रकार किया जाए, जिससे आय व रोजगार के प्रयत्नों के अंतर्गत साधनों का आवंटन और उत्पादन इस प्रकार किया जाए जिससे आय व रोजगार में अधिकतम वृद्धि हो सके। राष्ट्र के भौतिक साधनों के अंतर्गत देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन, खनिज संपदा, श्रम शक्ति इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि वित्तीय संसाधनों में राष्ट्र में कुल बचत, मात्रा, पूंजी विनियोजन, उत्पत्ति को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रित एवं विकेंद्रित नियोजन। केंद्रित नियोजन में समस्त निर्णय किसी अधिकृत सत्ता द्वारा दिए जाते हैं तथा निम्न स्तरीय अधिकारी केवल उनका अनुपालन करते हैं। इस प्रकार का नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था में संभव होता है क्योंकि समस्त आर्थिक संसाधनों का निर्णय होता है। केंद्रीय नियोजन में जहां अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में पूर्ण समन्वय तथा सहयोग पाया जाता है, वहां उसमें बेलोचता दृढ़ता पाई जाती है। पर्याप्त आर्थिक क्रियाओं के अभाव में संसाधनों का अपव्यय होता है तथा देश में अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का बल मिलता है। यही भी देखने में आया है कि केंद्रीय नियोजन व्यावहारिक तथा वास्तविक समस्याओं से दूर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बी, अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर भी नियोजन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें स्थायी एवं आपातकालीन नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन निरंतर रहने वाली प्रक्रिया के कारण स्थायी नियोजन के रूप ग्रहण कर लेती है। स्थायी नियोजन को सामान्यतः अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए अपनाया जाता है। इसके विपरीत आपातकालीन नियोजन को समय विशेष पर उत्पन्न समस्या के निपटारे हेतु अपनाया जाता है। इस प्रकार का नियोजन प्रायः युद्ध जनित समस्याओं के निपटारे हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्पकालीन नियोजन एवं दीर्घकालीन नियोजन। जब देश की अल्पकालीन समस्याओं के निराकरण के लिए 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष के लिए नियोजन किया जाता है, उसे अल्पकालीन नियोजन कहते हैं। इसके विपरीत जब देश की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे 15, 20 या 25 वर्ष के लिए नियोजन किया जाता है, तो उसे दीर्घकालीन नियोजन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सी, संगठन की प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। इनके निम्नलिखित प्रकार कहे जाते हैं। जैसे फर्स्ट, पूंजीवादी नियोजन। पूंजीवादी नियोजन उन देशों में अपनाया जाता है जहां पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन होता है। पूंजीवाद एक स्वचालित आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा वे लाभ की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक कार्य संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी नियोजन। जब आर्थिक नियोजन के लक्ष्य, प्राथमिकताओं और प्रविधि को इस प्रकार गठित किया जाता है
देश में समाजवाद की स्थापना हो सकती है, अथवा यदि देश में पहले से ही समाजवाद होता है तो वह अधिक स्थायी हो जाता है, तो ऐसे नियोजन को समाजवादी नियोजन कहते हैं। समाजवादी नियोजन के अंतर्गत नियोजन का कार्य केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है साम्यवादी नियोजन। साम्यवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था से ही अधिक कठोर मानी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करवाया जाता है तथा उसकी उत्पादकता के अनुसार परितोषण भी दिया जाता है, परंतु साम्यवादी अर्थव्यवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ता है तथा आवश्यकता अनुसार परितोषण भी मिलता है। इस प्रकार साम्यवादी अर्थव्यवस्था में और अधिक नियंत्रण लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है तानाशाही नियोजन। तानाशाही नियोजन के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय शक्ति या तानाशाह के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें उत्पादन के साधन निजी अधिकार में होते हैं तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति का संघ केंद्रीकरण प्रशासकीय अंकुश द्वारा रोका जाता है। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर दी जाती है। प्रबंधकों एवं श्रमिकों को राज्य की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है। वास्तव में नियोजन तानाशाही नहीं होते, बल्कि अर्थव्यवस्था का संचालन तानाशाह द्वारा किया जाता है। जर्मन में हिटलर के समय का आर्थिक नियोजन तानाशाही नियोजन कहा जाएगा। नेक्स्ट है गांधीवादी नियोजन। यह नियोजन गांधीवादी विचार पर आधारित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों का आध्यात्मिक विकास करना होता है, जिसमें सादगी, अहिंसा, श्रम को महत्व इत्यादि बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। गांधीवादी नियोजन में सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास तथा उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है। आर्थिक अर्थात सर्वांगीण विकास की बात कही जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की, कि आर्थिक नियोजन किन उद्देश्यों को लेकर चलता है। इसमें प्रमुख हैं साधनों का कुशलतम उपयोग। राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए। अतः नियोजन का प्रथम उद्देश्य देश के मानवीय एवं भौतिक साधनों के कुशलतम उपयोग की व्यवस्था करना होता है। अतः नियोजन करते समय साधनों की उचित अनुमान लगाकर उनके कुशल उपयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पूर्ण रोजगार। नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी मुख्य रूप से मांग की कमी के कारण होती है। अतः यह मांग में वृद्धि के लिए नियोजन को अपनाया जाता है, परंतु अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रत्यक्ष बेरोजगारी के साथ साथ अल्प बेरोजगारी भी पाई जाती है। अतः इन राष्ट्रों में रोजगार नियोजन के मुख्य उद्देश्य एवं निर्माण कार्य में विस्तार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा कृषि क्षेत्र में उपलब्ध श्रम का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है। इसी दशा में प्रत्येक देश प्रयास करता है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होने पर ही देश में आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता कम होती है। देश जितना आर्थिक निर्भर रहेगा उतने ही विदेशों से सहायता लेने की कम आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आर्थिक समानता। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता लाना होता है, तभी आर्थिक विकास के लिए लाभ भी मिल सकते हैं। अतः सरकार अमीरों पर प्रगतिशील दर से कर लगाकर तथा गरीबों पर अधिक सार्वजनिक व्यय करके आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना होता है, जिससे श्रमिक अधिक परिश्रम तथा लगन से कार्य कर सके तथा राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि में सहयोग दे सके। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्घटना बीमा, चिकित्सा लाभ, बेरोजगारी बीमा, आश्रितों को लाभ आदि व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है नैतिक स्तर में वृद्धि। नैतिक स्तर में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर अधिक व्यय करके जनता के नैतिक स्तर में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट हितकर कार्यों पर रोक।
नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य ऐसे कार्यों पर भी रोक लगाना होता है जो समाज के लिए हितकर होते हैं, जैसे मादक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण करना होता है। इसे भी सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, आक्रमणों से रक्षा। प्रत्येक देश की सरकार का यह मुख्य कर्तव्य होता है कि वह योजना की सहायता से ऐसी व्यवस्था करे कि अपने देश की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की जा सके। देश की उचित रक्षा व्यवस्था से आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट, शांति की स्थापना। देश में जब तक शांति व्यवस्था नहीं होती तब तक आर्थिक उन्नति भी संभव नहीं है। शांति की स्थापना तभी होगी जब समाज में समृद्धि तथा समानता हो। समाज में समृद्धि तथा समानता नियोजन के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार नियोजन शांति व्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। इस तरह आज का ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।